नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। वर्दीधारी अब नहीं छू पाएंगे वरिष्ठ अधिकारियों के पैर, फोन पर भी चरण स्पर्श जैसी नहीं करेंगे बात। आईजी ने जारी किया फरमान, ऐसा करने पर होगी सख्त कार्रवाई। नगर निगम की महिला कर्मचारी की तानाशाही से परेशान कृष्णनगर मोहल्ले की महिलाएं पहुंची नगर निगम प्रशासक के पास, लगाई फरियाद। प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष हुए पूर्ण, 1 वर्ष की उपलब्धियां बताने पूर्व मंत्री ने की पत्रकार वार्ता। और यूनिक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के फर्जीवाड़े के खिलाफ जांच की मांग, सौंपा गया निगम प्रशासक को ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। वर्दीधारी पुलिस कर्मचारी अब नहीं छुएंगे पैर, आईजी चंचल शेखर ने पत्र लिखकर जारी किया निर्देश। रीवा रेंज के आईजी चंचल शेखर द्वारा सभी जिले के एसपीओ को पत्र लिखकर निर्देश जारी किया गया है कि वर्दी पहनकर वरिष्ठ अधिकारियों की पैर छूने समेत फोन से बात करते समय चरण स्पर्श जैसे शब्दों का प्रयोग पूरी तरह से बंद किया जाए। इसकी जगह गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और जय हिंद जैसे शब्दों का प्रयोग किए जाने की सलाह के साथ निर्देश भी जारी किए गए हैं। रीवा संभाग के आईजी चंचल शेखर ने पत्र लिखकर सभी जिलों के एसपीओ को यह निर्देश जारी किया है कि शासकीय सेवा में तैनात पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा वर्दी लगाकर चरण छूने एवं फोन से बात करने के दौरान भी चरण स्पर्श आदि शब्दों का उपयोग कतई न किया जाए। इसकी जगह नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आदि अभिवादन किया जाए। साथ ही उन्होंने पत्र के माध्यम से पुलिस कर्मचारियों को चेताया है कि अगर कोई भी पुलिस का अधिकारी व कर्मचारी इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। जी, मैंने परसों के दिन एक पत्र जारी किया है सभी एसपीज को, सभी अधिकारियों को, कि पुलिस अधिकारी देखे जाते हैं कि कई बार यूनिफॉर्म में लोगों के चरण स्पर्श कर रहे हैं, या नहीं तो फ़ोन पे भी अगर हम बात करें तो वो चरण स्पर्श ऐसा बोलते हैं और किसी तरह अन्य तरह की भाषा का भी प्रयोग करते हैं, जो पुलिस अधिकारी एवं उसके जो यूनिफॉर्म है, उसका जो वर्दी है, उसके गरिमा के अनुकूल नहीं है, गरिमा के प्रतिकूल है। तो इसलिए मैंने ये एक आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर यूनिफॉर्म में किसी का चरण स्पर्श करते हुए या वरिष्ठ अधिकारी का या किसी और का भी करते हुए पाया जाता है, या फ़ोन पे भी वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, तो उस पर कार्रवाई होगी। सर, देश में ये पहला आदेश नहीं है, ये सेट है पुलिस विभाग में। सामने वाले व्यक्ति के लिए, बड़ा हो छोटा हो, सबके लिए अभिवादन कैसे होना चाहिए, इसकी परंपरा सेट है। नमस्कार बोलते हैं हम हिंदी भाषी प्रदेश में, सुप्रभात बोलते हैं, इस तरह बोलते हैं। जब हम पैरामिलिट्री में जाते हैं तो जय हिंद बोलते हैं, ठीक है। ये दी गई है। या यूनिफॉर्म में रहते हैं तो हम सैल्यूट करते हैं, उसमें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जब सामने आ जाते हैं, सिविल में रहते हैं, तो आपने देखा होगा डीएसपी वाले जो ऐसे करके सावधान बनाते हैं, तो वो पर्याप्त है अभिवादन। इसके अतिरिक्त मुझे ऐसा लगता है कि कोई और विभिन्न प्रकार के अभिवादन का कोई इसमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। यूनिफॉर्म की गरिमा को मेंटेन करे तो बेहतर रहेगा। नगर निगम की महिला कर्मचारी मोहल्लेवासियों के लिए पैदा कर दी मुसीबतें। मोहल्लेवासी शिकायत लेकर पहुंचे निगम प्रशासक के पास, लगाई न्याय की गुहार। जिस नगरपालिक निगम का काम है शहरवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसी नगर निगम की एक महिला कर्मचारी ने मोहल्लेवासियों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से वार्ड की दर्जनों महिलाएं परेशान होकर नगर निगम कार्यालय फरियाद लेकर पहुंची, जहां इनकी समस्याओं का समाधान होता नहीं दिखा। जिसके बाद आक्रोशित वार्ड की महिलाएं नगर निगम प्रशासक डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव के समक्ष पहुंची और उन्हें अपनी पीड़ाओं से अवगत कराया। यह मामला है रीवा नगरपालिक निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 43 कृष्णनगर बस्ती का, जहां वर्षों से सैकड़ों गरीब परिवार के लोग निवास कर रहे हैं। जहां पर यह लोग निवास करते हैं वहां न सड़क है, न नाली, न ही अन्य मूलभूत सुविधाएं, जिसकी वजह से बाढ़वासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। खासकर यह समस्या बरसात के समय और बढ़ जाती है, जब लोगों के घरों में बारिश का पानी भरने लगता है
और छोटे छोटे बच्चों समेत मोहल्ले के लोगों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी होती है। यह समस्या तो यहाँ के लोग बरसों से झेल ही रहे हैं। वहीं इन लोगों के सामने एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई मोहल्ले में ही रहने वाली महिला कर्मचारी सुमन सिंह, जो नगर निगम में होने की धौंस दिखाकर अपना बनाने के चक्कर में सैकड़ों लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। मोहल्ले वासियों की माने तो नगर निगम की महिला कर्मचारी ने नगर निगम से जेसीबी बुलवाकर मोहल्ले में पानी निकासी के लिए लगाई गई पुलिया को तुड़वाकर क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसकी वजह से बाढ़वासी परेशान हैं। आप खुद सुनिए यहाँ रहने वाले लोगों की आप बीती। बताइए। पानी घर घुस रहा हमारे घर में, उनके घर में नहीं घुस रहा है। उनके यह हो कि पानी जात रहा उनके बगल से ही तो ओखा झरवावे यह नाली 10 फुट झरवावे के जीबीसी आई दे जाऊँ। ये पूरी नाली यहाँ भरी लागी एक जीबीसी का बहुत हिसाब करती है। और नगर निगम के अधिकारी यहीं तो वहाँ चाय पी ही, वहाँ पान खाई ही, वहाँ चले जाए नाश्ता करके। हम लोग इधर बोली थे तो कहा था कि बस 2 दिन में साफ हो जाएगा, 2 दिन में बन जाएगा। तो आम पब्लिक इधर बोले तो ओखा कहा था 2 दिन में बन जाएगा, 4 दिन में आऊँ कहते तो तू जेबीसी आ जाए। खोदा गए पर साल ढोला लगा रहा था, पर साल निकलवा हुआ करवा दी, मतलब रोड फोड़वा दी। और सब फिर के पूरा ढोला फोड़वा दी, रोड फोड़वा दी, सब हुआ करवा दी। जैसा समय से बताइए इधर सबके पानी घुसता है तो कोई नहीं वो करा। इनके यहाँ उतनी दूरी घर है तो फिर बोलती है कि हमारे यहाँ घर कमरे में पानी गया है, टैंक में घुस गया। कौन तोड़वाया ये? सुमन सिंह तोड़वाई है, सुमन सिंह तोड़वाई है। क्या है वो? नगर निगम ड्यूटी करती है। ये तोड़वा के बताइए छोटे छोटे लड़के बच्चे गाड़ी वाहन ये कस के लोग निकले, कस के क्या करे। न कचरा वाली गाड़ी आती है, न कुछ आता है, न सब मने के बंद है। भाई क्यों तोड़वा दिया इनको? अब क्या बताया उनको, क्या है आपत्ति रही कि काहे तोड़वा दी। की जनता चाहिए पहले बताई। 14-15 तारीख के शादी है, 4 नाथ भाई लड़का बच्चा गिरी है पर ये नाला माँ उनका खुदवा के रीति गई। कौन खुदवाया है, क्यों खुदवाया? सुमन खुदवाई नहीं। काहे के लिए? अब कहा जानी भैया काहे के लिए, हम लोग का तो पता ही नहीं है। सर इसमें हम लोगों को पहले कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे केवल घर में पानी घुसता था, उसको हम लोग देख लिया करते थे, कई अपनी परेशानी अपने पास रखते थे। लेकिन अभी ये जो है तो कल सुमन सिंह जो ठाकुर हैं और आपके नगर निगम में चपरासी हैं, लड़का भी मारा दौड़ा प्लस जो है तो इन्होंने कल जेसीबी बुलवाया और जो है तो हम लोगों की परेशानी और बढ़ा दी, क्योंकि यहाँ पे ढोला पड़ा हुआ था। ढोला जो पड़ा हुआ था उससे पानी थोड़ा बहुत निकलता था। अब जो है तो इन्होंने कल नगर निगम से जेसीबी बुलवाया, ये रोड को खुदवा के और प्लस इसका ढोला भी टूट गया जेसीबी के कारण। अब जो है तो जहां हमारे यहाँ पानी थोड़ा सा जा रहा था अब और ज्यादा जाने लगा। ठीक, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो है तो पानी जा रहा है, जबकि इनका हमारे मकान से जो है तो 200 फीट दूर है इनका मकान। इसके बाद भी उनके यहाँ की समस्या नगर निगम में ने एक बार में सुन ली और हमारे यहाँ जितनी बार बारिश होती उतनी बार पानी जा रहा, उसमें नगर निगम की कोई सुनवाई नहीं। शिकायत की है आप लोगों ने इसकी? हमने इसके पहले शिकायत कई बार किया है, उसमें जेसीबी जो है तो कभी नहीं आई। आपके सामने है, मेरे घर के सामने ये देखा जाए यदि तो नाली है। अब ये बात आपको देखा जाए तो ये नाली क्यों नहीं साफ किया गया? ये नाली यदि साफ हो जाती तो हमारे यहाँ पानी नहीं जाता। अब आप पीछे से थोड़ा सा देखें तो ये वाली नाली केवल 10 फीट साफ की गई है, वो भी बहाना बनाने के लिए कि वहां से हमने बुलवाया था जेसीबी नाली साफ कराने के लिए, पर जो मेन समस्या जिस नाली में है वो तो नहीं साफ की गई। नाली यदि देखा जाए कभी भी आ पाए, चारों तरफ की नालियां जो है उसी तरह गंदगी रहती है। नगर निगम की जो गाड़ियां हैं वो किसी दिन आई किसी दिन ना आई, कभी कभी तो हफ्तों भर नहीं आती, कि कभी भी आए लगातार वो भी नहीं आती, केवल इस रोड की वजह से। और अब तो हम लोगों की बाइक 2 व्हीलर भी निकलना मुश्किल हो गया, घर तक कैसे पहुंचे? अभी आपके सामने देखा जाए तो 2 बाइकें खड़ी हैं और कैसे निकलेंगे आप देखिए जरा इसको। इस समस्या से तंग मोहल्ले के लोग नगर निगम में तैनात महिला कर्मचारी की शिकायत लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां उनकी समस्याओं का समाधान होता दिखाई नहीं दिया। इसकी वजह यह मानी जा रही है कि जिसकी शिकायत करने लोग पहुंचे थे वही महिला नगर निगम में कर्मचारी है। शिकायत नहीं सुने जाने के बाद कृष्णानगर मोहल्ले की दर्जनों महिलाएं निगम प्रशासक के समक्ष पहुंच गईं और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया,
जिस पर रीवा कमिश्नर ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। जी हम लोग ने विरोध किया था। क्या बोले वो? बोले ना वो ढोला साफ कराना था, तो हम लोग बोले ढोला साफ कराना तो आप सीपर को बुलवा के उसको ढोला साफ करा देती, जैसी भी क्यों लगवा दी यहाँ पास। तो बोली दिक्कत क्या हो रही? वहाँ से ना निकलते बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, गाड़ी तो दूर पैदल भी नहीं बन रहा निकलते। हाँ वहाँ पास वाले में गए थे तो यहाँ पास हम लोग को भेज दिया गया। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे उपलब्धियां गिनाने पूर्व मंत्री ने की पत्रकार वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की गौरवशाली उपलब्धियों को लेकर पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने शनिवार को भाजपा कार्यालय अटल कुंज में एक पत्रकार वार्ता आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक श्री शुक्ल के अलावा पार्टी जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह समेत जिला मीडिया प्रभारी रितेश मिश्रा मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान श्री शुक्ल ने मोदी के 1 वर्ष के कार्यकाल को गौरवशाली बताया है तथा कहा कि 370 जैसे कलंक से मुक्ति मिली है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मोदी जी के इसी कार्यकाल में मुस्लिम महिलाओं को शोषण से भी मुक्ति मिली है। इतना ही नहीं, नागरिकता संशोधन कानून, सीएए, आतंक पर प्रहार, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया, आर्थिक व्यवस्था को गति, कोरोना संकट से निपटने नायाब प्रयास, आत्मनिर्भर भारत के अलावा विश्व गुरु बनने की दिशा में भारत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी कई उपलब्धियों को गिनाते हुए पत्रकारों के समक्ष रखा गया। आप खुद सुनिए पूर्व मंत्री ने पत्रकार वार्ता में क्या कहा। आज की पत्रकार वार्ता मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष के उपलब्धियों को लेके आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ पर पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आयोजित हो रहा है। मित्रों, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा वो काम इन पहले वर्ष में मोदी जी ने देश और दुनिया के सामने देश और दुनिया को करके दिखाया है। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार को लेके, एक मिशन को लेके राजनीति में अपना काम शुरू किया था। पहले जनसंघ की स्थापना हुई, फिर 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी। लगातार अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ती रही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उनका साथ देके और इस पार्टी को आगे बढ़ाया। एक मिशन था कि धारा 370 समाप्त होना चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। 1985 में शाहबानो प्रकरण के बाद जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने अपने कदम वापस लिए थे, तभी से ये बात था कि ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए। और इन मुद्दों को पार्टी ने हमेशा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। पहले अटल जी की सरकार बनी थी, उसमें स्पष्ट बहुमत नहीं था। फिर 2014 में स्पष्ट बहुमत आया, इन सारे मुद्दों की रूपरेखा बनी। और जब दूसरा मौका मिला मोदी जी को, तो शुरू के 6 महीने के अंदर ही धारा 370 समाप्त हो गई। 35A का जो प्रावधान था वो समाप्त हो गया। ट्रिपल तलाक का जो प्रावधान था वो समाप्त हो गया। समान नागरिक संहिता, अभी इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी के समय से ये चल रहा था कि विभाजन के बाद जो जिस देश में जाना चाहे जा सकता है, और उसके बाद उसको नागरिकता उस देश की मिलनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, उनका राज्यसभा में जब आडवाणी जी गृह मंत्री थे, राज्यसभा में उनका भाषण का वीडियो है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत में आके शरणार्थी की तरह रह रहे हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भाषण है राज्यसभा में, जो रिकॉर्ड में है।
और वही मनमोहन सिंह जी जब 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहते हैं तो समान नागरिक संहिता लागू नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है कि बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति वाला प्रधानमंत्री और बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार की इस देश को ज़रूरत थी। मोदी जी ने उस कल्पना को पूरा किया है, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। और इसलिए ये जो 1 वर्ष है मोदी जी के, ये स्वर्णिम वर्ष के रूप में लोकतंत्र की स्थापना के बाद ये जो वर्ष हैं, क्योंकि इसने इस देश के उन कमियों को दूर किया जिन कमियों के कारण देश पूरी रफ्तार के साथ अंगड़ाई लेके खड़ा नहीं हो पा रहा था। उन कमियों को दूर करने का काम के लिए इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में मोदी जी का ये 1 वर्ष याद किया जाएगा। इसके अलावा आर्थिक रूप से मैंने 1 वर्ष के उनके जो हैं वो आपको वितरित किए हैं, लेकिन जो मोटे मोटे मुद्दे हैं वो मैं आपसे के सामने उल्लेख करना चाहता हूँ। उसको जड़ से समाप्त करने की ज़रूरत है। बहुत दिनों से हम लोग कह रहे थे और हम लोग तो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, मोदी जी को जिताइए। आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की ताकत यदि किसी में है तो नरेंद्र मोदी जी में है। देश की जनता ने भरोसा भी किया और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आतंकवाद के साथ जीरो टॉलरेंस अपनाने का जो परिचय दिया मोदी जी ने, वो सारे देश ने, दुनिया ने महसूस किया है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, और चाहे यूएपीए की कानून में संशोधन करने की बात हो, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निरावरण संशोधन विधेयक यूएपीए को मंजूरी दी और उसे सदन में पारित कराया। ये यूएपीए क्या है? यदि एनआईए यदि किसी को संदेही पाता है और वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है और यदि उस पर एनआईए कार्रवाई करना चाहता है तो उस राज्य से उसको परमिशन दिए बिना उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, उसके संपत्ति को राजसात नहीं कर सकता, ये जानने के बाद भी कि ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। यूएपीए को मंजूरी देकर उन्होंने इस बाध्यता को समाप्त कर दिया कि नहीं। एनआईए ने यदि ये तय कर लिया कि यह व्यक्ति को हमको हिरासत में लेना है और इसकी संपत्ति को कुर्क करना है, उसके पास प्रमाण यदि है, तो वो राज्यों से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। ये एक बड़ा काम, आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार करने वाला काम मोदी जी ने किया है। राम मंदिर कौन नहीं चाहता इस देश के अंदर? जो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? लेकिन ऐसे मुद्दे को भी जो भावनाओं से, आस्था से जुड़ा हुआ था, उसको भी उलझाए रखा गया सिर्फ राजनीति के कारण। लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से कहा है कि संविधान सम्मत तरीके से रामलला के भव्य मंदिर के लिए प्रयास होना चाहिए। हम उसके लिए प्रयासरत भी थे। कांग्रेस ने बार बार उसमें अड़ंगे लगाए, लेकिन अब उसका मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। ये भी मोदी जी के पहले वर्ष की उपलब्धि के रूप में याद किया जाएगा। और भारत में सामाजिक समरसता और वास्तव में धर्मनिरपेक्ष भारत है, ये वास्तव में मंदिर के निर्माण के बाद स्थापित हो सकेगा। करने का जो एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और फिर इन चारों बैंकों को 55,250 करोड़ के बेल आउट पैकेज की जो घोषणा की है। जिस देश के बैंक ही कमजोर होंगे उस देश की आर्थिक तरक्की की कल्पना हम नहीं कर सकते, और न ही देश के नागरिकों को बैंकों से इस प्रकार की राहत मिल पाएगी जिस राहत के बिना देश तरक्की के आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उसमें कई ऐसे बैंक थे, 10 बैंकों को 4 बैंकों में विलय करके इतना बड़ा जो पैकेज दिया है, उससे बैंकों का एनपीए समाप्त हुआ, बैंक ताकतवर हुए और जो देश की तरक्की में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम वो करेंगे। इसी प्रकार से आरसीईपी 6 देशों का एक ऐसा गठबंधन है जो आयात और निर्यात में न्यूनतम ड्यूटी लगती है और उससे हमारे देश को कम फायदा हो रहा था और चीन जैसे देशों को ज़्यादा फायदा हो रहा था। महात्मा गांधी जी भी कहा करते थे कि देश सरकारें वही निर्णय करें जिस निर्णय से देश के गरीब छोटे व्यापारियों का और किसानों का भला उसमें होता है कि नहीं होता है, वही सही निर्णय है। इस सूत्र वाक्य को ध्यान में रख के मोदी जी ने यह फैसला किया कि अब आरसीईपी से बाहर आएंगे
यदि हमारे छोटे व्यापारियों और किसानों का इसमें हित जुड़ा नहीं है तो इसमें हम शामिल नहीं रहेंगे। किया ये भी बहुत पुरानी मांग थी, लेकिन बहुत मजबूत इच्छा शक्ति वाला ही व्यक्ति इस काम को कर सकता है। लेकिन जहाँ राजनीति नहीं देखी जाती है वहाँ पर न्याय देने में आसानी हो जाती है। हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था को हम अलग नहीं कर सकते हैं, अभी भी आवश्यकता है। धारा 370 समाप्त होने के बाद, 35 से समाप्त होने के बाद कश्मीर में अब उन वर्गों को भी आरक्षण से शिक्षा और नौकरी में फ़ायदा मिलेगा जिनको धारा 370 के कारण अलग रखा गया था। लेकिन उसी प्रकार से पूरे देश में भी एक विडंबना थी कि सवर्ण होने के बाद यदि वो गरीब है तो उसको अमीर की तरह देखा जाता था और ना उसको शिक्षा में आरक्षण मिलता था ना नौकरी में आरक्षण मिलता था। और शायद ही कोई आरक्षित वर्ग का व्यक्ति भी ये चाहता रहा होगा कि गरीब सवर्णों को आरक्षण न मिले। वैसे 10% आरक्षण उनके लिए भी सुरक्षित का निर्णय करके मोदी जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी सरकार ने निभाई है। ये भी हमारी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है। दुनिया ने भारत की ताकत को देखा है। चुनौती में भी अवसर निकालना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। मोदी जी ने उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया और दुनिया भी ये मानती है कि कोरोना के संकट के दौरान में भारत ने जिस तरीके से समय रहते कदम उठाया, समय रहते जनता कर्फ्यू लागू करना, उसके साथ ही लॉकडाउन शुरू करना और फिर कब तक लॉकडाउन पर लगातार 70 दिन का लॉकडाउन, जिस तरीके से अनुशासन के साथ इस देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में किया, उसका लोहा दुनिया मान रही है। दुनिया ये समझ गई कि इस प्रकार की सावधानी यदि यूरोप में बरती होती, अमेरिका ने बरती होती, तो शायद उनके यहाँ भी इतनी जनहानि नहीं होती जितनी हुई है। ये भी मोदी जी के अद्भुत नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है। इस दौरान बहुत से लोग ऐसे हैं जो डेली कमाते और डेली खाते हैं, उनकी चिंता करना, उसके लिए उन्होंने 5 महीने का राशन गरीबी रेखा में नीचे रहने वालों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 80 करोड़ लोगों को की जो राशन की दुकानों में पहुंचा के और उसको वितरण करने का काम किया है। उसके बाद ऐसे गरीब जिनका राशन कार्ड नहीं है, गरीबी रेखा में नाम नहीं है, उनका भी चिन्हांकन करना और उनको भी 5 किलो राशन 2 महीने का मुफ्त में देना। क्योंकि लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ी चिंता उस बड़े लगभग 80 करोड़ 130 करोड़ की जनसंख्या, उसमें 80 करोड़ लोगों को खाद्य की सुरक्षा की गारंटी देना, व्यवस्था करना, ये भी सबसे ज़रूरी कदम था जिसको उठाने में मोदी जी ने, हम लोग तो देख रहे थे शुरू का जब 21 लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों ने शुरू में तो सामाजिक संगठन और सब लोग मिलकर 21 दिन की राशन की किट बना के देने का काम किए। उसी दौरान गरीबी रेखा वालों को मिल गया, लेकिन लगातार सामाजिक संगठन कब तक देंगे और कब तक वो अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूरी के कारण उनको निकलने से रोका जा सकता है। तो फिर तत्काल पहला लॉकडाउन खत्म हुआ, दूसरा लॉकडाउन अकेले रीवा शहर में 10,000 लोगों को ऐसे चिन्हित किया गया जो गरीबी रेखा में नहीं थे, उनको पात्रता पर्ची बनाई गई और उनको पात्रता पर्ची बना के उनको भी कहा गया कि राशन की दुकान में जाके आप भी 5 रुपये 5 किलो 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल और बाद में दाल भी 1 किलो देने का जो काम हुआ है, उससे गरीबों को भूख के संकट का सामना करने से वो बचे। ये भी मोदी जी की एक बहुत बड़ी नेतृत्व क्षमता का परिचय हम लोगों ने देखा। इस दौरान महिला जनधन खाने में 500 लोगों को लगता था इतने खाते को खुलवा रहे जब लोगों के पास अकाउंट में पैसा जमा करने की स्थिति नहीं है, लेकिन उन खातों में 500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 1500 रुपये भेजे गए। किसानों के अकाउंट में किसान सम्मान निधि, जिसको साल भर में 6,000 रुपये देना है, प्रथम 4 महीने का 2,000 रुपये सम्मान निधि अग्रिम किस्त के रूप में उनके ट्रांसफ़र की गई, क्योंकि जिससे पैसे की दिक्कत उनको ना आए।
8 करोड़ घरों में 3 गैस सिलेंडर केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त दिया जा रहा है। इस प्रकार से कई ऐसी चीज़ें जो गरीबों को लॉकडाउन के दौरान मदद देना चाहिए वो उन्होंने दिया, और उसके साथ ही देश फिर से आर्थिक गतिविधियों के साथ फिर से खड़ा हो जाए, इसके लिए उन्होंने आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत के अभ्युदय का सूरज भी उगाया है। ये देश की कुल जीडीपी का 10% है। यदि हम छोटे और मध्यम उद्योगों को देखें तो 3 लाख करोड़ का प्रावधान उनको दिया गया है, क्योंकि उद्योगों को अब अपने काम शुरू करने के लिए, ठेकेदारों को अपना काम शुरू करने के लिए अब उनके हाथ में पैसा चाहिए। तो उनको इस विशेष आर्थिक पैकेज के माध्यम से उनको आसानी से पैसा बैंक से भी देगा, कोलेटरल नहीं लेगा, 6 महीने तक उनसे किस्त नहीं लेगा, तो एक बार वो उनका गाड़ी चल पड़ेगी। जो बड़े ठेके चल रहे हैं, छोटे ठेके चल रहे हैं, उनको भी निर्णय आ गए हैं कि उनका जो हर रनिंग बिल में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करता था वो 6 महीने तक नहीं कटेगा, जिससे कि लिक्विडिटी बनी रहे और तरलता बनी रहे उनके पास, और वो अपना काम करते रहें। और वो काम करेंगे तभी देश में आर्थिक गतिविधियाँ शुरू हो पाएंगी, और वो शुरू होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा और एक तरीके से फिर से देश अपने पैरों पे खड़ा हो सकेगा। तो इसलिए ये आर्थिक पैकेज जो हमारे अप्रवासी मजदूर आ रहे हैं, अकेले 70,000 तो रीवा में आए हैं, अब इनको भी काम चाहिए। मनरेगा के माध्यम से तत्काल उनको काम दिया जा सकता है। अभी तुरंत तत्काल कोई योजनाएं बन रही हैं। विशेष आर्थिक पैकेज में ये भी है कि हम ब्लॉक स्तर पे अस्पताल बनाएं, ब्लॉक स्तर पे वो तमाम सुविधाएं जो कोविड से मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है, ये इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा होने वाला है। छोटे और मध्यम उद्योगों का भी बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा होने वाला है, ये भी विशेष आर्थिक पैकेज में है। लेकिन अभी उन मजदूरों को रोजगार देने के लिए मनरेगा के माध्यम से उनको तत्काल काम देना ये ज़रूरी था। इसके लिए उन्होंने जो प्रावधान था उसमें 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान इस विशेष आर्थिक पैकेज में किया है, और इसीलिए आप देखिए कि बहुत तेज़ी से मनरेगा के काम शुरू हुए। 25 लाख से ज़्यादा मजदूर 3 दिन पहले का आंकड़ा है जो मनरेगा में लगाए जा चुके हैं, जो अभी तक ऐतिहासिक है। इतने मजदूर मनरेगा में इससे पहले कभी लगाए नहीं गए। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मनरेगा के काम तत्काल खोलने के निर्देश दिए और तेजी से वो काम शुरू हो सके। उन्होंने रास्ता प्रशस्त किया, कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना, बैंकों का मर्जर, के जो इकोनॉमिक लोग हैं, आर्थिक गतिविधियों से जुड़े लोग हैं, वो इस महत्व को समझते हैं। तो कुल मिला के ये जो 1 वर्ष का मोदी जी का कार्यकाल रहा है वो अभूतपूर्व रहा है, ऐतिहासिक रहा, अद्भुत रहा है, और दुनिया ने मोदी जी के नेतृत्व का लोहा माना है, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं था कि इतने कठिन मसलों को मोदी जी इतनी आसानी से सुलझा देंगे, जो वर्षों से नहीं सुलझ पा रहे थे। और वर्षों से सत्ता में बैठे हुए लोग सोचते थे कि यदि हम ये निर्णय करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं हमारी राजनीतिक ज़मीन तो कमज़ोर नहीं हो जाएगी, कहीं हम कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन तो नहीं हो जाएगा। लेकिन जहाँ नीयत स्पष्ट होती है वहाँ जनता भरोसा करती है। मोदी जी की नीयत पर, देश के प्रति जो उनके समर्पण का एक तपस्वी की तरह जिस तरह वो काम कर रहे हैं, उस पर उनको लोगों को भरोसा था, उनकी नीयत पर पूरी तरह भरोसा था। इसलिए जो भी निर्णय वो करते चले गए उसको जनता आत्मसात करती चली गई, और बड़ी आसानी से सारी जटिल समस्याओं को सुलझाने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। इसलिए 1 वर्ष का उनका जो कार्यकाल रहा है बहुत ऐतिहासिक रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप सबके माध्यम से देश की जनता को ये मैसेज देने के लिए यह किया है। इसके अलावा और भी बहुत से कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं जो कोरोना और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कि एक उनका विश्वास जो है वो आत्मबल बढ़े कि जिस सरकार को हमने चुना था वो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप और घोषणा पत्र के अनुरूप और अपनी विचारधारा के अनुरूप बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। जालसाज होर्डिंग संचालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग। जालसाजी करके होर्डिंग्स का अवैध कारोबार चलाने वाले यूनिक एडवर्टाइजिंग संचालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षद विनोद शर्मा द्वारा नगर निगम प्रशासक डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव से मुलाकात की।
इस मुलाकात का उद्देश्य रीवा नगर में चल रहे अवैध व फर्जी तरीके से होर्डिंग व्यापार पर कड़ी कार्यवाही की मांग। वहीं इस गंभीर मुद्दे पर नगर निगम प्रशासक श्री भार्गव ने भी कार्यवाही का उचित आश्वासन दिया है और बताया कि बैठक लेकर इस संबंध में कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कमिश्नर कार्यालय एक ज्ञापन सौंपने पहुंचे कांग्रेस नेता व पार्षद विनोद शर्मा ने यूनिक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए कई कमियां गिनाई। वहीं इस मसले पर नगर निगम की भी मिलीभगत करार दिया। उन्होंने साफ लहजे में आरोप लगाया कि यूनिक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र विगत 31 मार्च 2019 को ही समाप्त हो चुका था। इसके रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम, पेमेंट किसी अन्य के नाम जैसे कई फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया। आप खुद सुनिए होर्डिंग संचालक के क्या क्या कारनामे हैं। पार्षद विनोद शर्मा द्वारा पूरे मामले का खुलासा किया जा रहा है। रीवा संभाग को और अपने नगर निगम के प्रशासक को एक ज्ञापन यह दिया कि रीवा नगर निगम में किस प्रकार से सिलसिलेवार अवैध होल्डिंग का व्यापार चल रहा है। हमने पहले भी ज्ञापन दिया था इन्हीं कमिश्नर साहब को आप सबके सामने 30 तारीख को, पर अभी हमको कुछ कागज़ और मिले। जब हम उसके अंदर गए तो हमको कुछ कागज़ और मिले कि ये जो अवैध होल्डिंग का रीवा का काला कारोबारी है ये किस प्रकार से नगर निगम को दीमक की तरह चूस रहा। मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि ये अपना सारा व्यापार अपनी पत्नी अंजना सूरी के नाम करते हैं। इनका सारा रजिस्ट्रेशन अंजना सूरी के नाम है। इनका रजिस्ट्रेशन भी 31 दिसंबर 2019 को ख़त्म हो चुका है। इसके बाद जो अगले टेंडर हैं उस टेंडर के लिए इनको 13 मार्च 2020 को एक एनओसी जारी होती है। जिस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन ही ख़त्म हो चुका हो 31 दिसंबर को, उसका रजिस्ट्रेशन 13 मार्च को कैसे जारी होता है? नंबर 1। नंबर 2, व्यापार पत्नी के नाम, एनओसी पति के नाम। नंबर 3, इनके ईपीएफ अकाउंट सारा इनकी पत्नी के नाम और पेमेंट विभू सूरी के नाम। सब चेहरा दिखने में विभू सूरी आते हैं और नीचे अंदर अंजना सूरी। जब ये अपने पत्नी के साथ धोखा कर रहा, सोचिए, पत्नी के नाम पे काला व्यापार कर रहा और सामने ये खुद रखता है। इनके कारण अभी आपको पता ही है कि रीवा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत इनकी अवैध होल्डिंग से एक व्यक्ति की हमारे नगर निगम के अंदर ही यहीं पे आपको पता है मैनेजर की जान चली जाती है। 28 तारीख को जान जाती है, आज 6 तारीख है। आज तक उसमें हम ये कहते हैं, पुलिस ये बताने को तैयार नहीं है कि वो जान कैसे गई, अवैध होल्डिंग से गई, किसकी होल्डिंग से गई, कैसे, आखिर आपने देखा जान गई, मैनेजर था, कैसी गई। इन सब के लिए हम नगर निगम के उसमें आए, प्रशासक साहब को ये कागज़ दिए कि आप खुद देखिए कि इनका रजिस्ट्रेशन ख़त्म है, एपीएफ इनकी पत्नी के नाम है और एनओसी नगर पालिक निगम रीवा इनके नाम दे रहा है। सिलसिलेवार घोटाला है ये। कम से कम 50 से 100 करोड़ का घोटाला दीमक की तरह नगर पालिक निगम रीवा को चूस लिया है। हमारे नगर पालिक निगम रीवा के कुछ अधिकारी और कुछ कर्मचारी भी इनके साथ शामिल हैं। तो मैंने कहा आप व्यापक जाँच करिए, आप भी रिटायरमेंट के अंतिम कगार में हैं। एक रीवा नगर निगम में एक अच्छा काम कर जाइए, जनता के दिलों में बस जाएंगे। कम से कम एक ऐसा अधिकारी आया था कि नगर निगम में स्वच्छता से जांच किया और एक ऐसा दोषी जो सिलसिलेवार इस नगर निगम को लूट रहा, उसके कारण हमारे एक व्यक्ति की जान चली गई और पता नहीं कितने लोग परेशान हैं। ये ऐसे इनके दस्तावेज हैं। ये नगर पालिक निगम रीवा से अनुबंध कर रहे हैं कि यदि ये चाहेंगे तभी नगर पालिक निगम रीवा में कोई दूसरा व्यक्ति होल्डिंग लगा सकता है। माने इनके चाहने से नगर निगम होल्डिंग लगाएगा, यदि ये नहीं चाहेंगे तो दूसरा व्यक्ति वहाँ एंट्री नहीं पा सकता। ऐसे व्यक्ति से आप बचाओ इस नगर पालिक निगम रीवा को। और यही मैं इनको बताने आया था कि इनके ऊपर हमारे बहुत सारे बड़े नेताओं का हाथ है। ये व्यक्ति कुछ भी करवा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगा, इसके काला व्यापार है। अपने व्यापार की रक्षा के लिए आपको पता है कि किस प्रकार से ये खुद अभी एक नगर पालिक निगम रीवा के अधिकारी को एक दिन डांट रहा था। आप मीडिया के सामने मुझे पता चला कि वो डांट रहा था। उसको इतना पावर कहाँ से मिल रहा है, कैसे वो डांट रहा? तो जो ये कमेटी है, जो नए टेंडर हैं, इसको हमारे नगर पालिक निगम रीवा से ब्लैक लिस्टेड किया जाए। साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये हमारे नगर पालिक निगम रीवा के विरुद्ध कोर्ट भी गए हैं। आप ये बताओ, हमारे नगर पालिक निगम रीवा के खिलाफ तुम कोर्ट में भी गए हो, हमारे नगर पालिक निगम रीवा से तुम कोर्ट का केस भी लड़ रहे हो और हमारी नगर पालिक निगम रीवा इसको होल्डिंग का व्यापार भी दे रही, काम भी दे रहा। मतलब 25 पैसे प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से नगर निगम को जमा करता है और 55 रुपये से लेके 155 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये मनमाना प्रति स्क्वायर फीट ये वसूलता है। ये पूरा का पूरा काला कारोबारी है। आप सबसे भी अनुरोध है कि इस काले कारोबारी का चिट्ठा खोलें और रीवा को बचाएं। रीवा नगर पालिक निगम रीवा हमारा होल्डिंग मुक्त रीवा हो,
अवैध टावर मुक्त रीवा हो, गैंट्री मुक्त रीवा हो, इसी के लिए मैं कमिश्नर साहब से मिलने आया था। उस दिन घटना हुई थी, उस समय आप लोग कहाँ थे? 5 मिनट के अंदर जैसे घटना पता चली, आप सबके पता होगा कि मैं वहीं पे पहुंचा। अभी नगर निगम कार्रवाई कर रहा था यहाँ पार्क के सामने जी, आधी होर्डिंग काट के उन्होंने छोड़ के भाग गए नगर निगम, किसके दबाव में? और उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? निश्चित तौर पे आपको पता है कि हम इनसे फिर से मिले कि आखिर वो फ़ोन कौन, किसका फ़ोन आया, किसके फ़ोन के कारण जब कार्रवाई चल रही, अवैध होल्डिंग हट रही, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति फ़ोन किया। आप अब मैं कहना नहीं चाहूँगा, यदि उस फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवा ली जाए। अब कमिश्नर से बड़ा तो कोई नहीं है, कॉल डिटेल निकलवानी चाहिए, आपको भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। साथ ही एक चीज़ और कि जो अवैध होल्डिंग गिरी, उसका जो मलबा था उसको हमारे पुलिस को जब्त करना चाहिए। पुलिस ने उस मलबा को भी जब्त नहीं किया, माने साक्ष्य मिटाने का भी अपराध उसके खिलाफ होना चाहिए। 28 तारीख से आज 6 तारीख हो गई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम ये अंतिम बार अपने प्रशासक से मिलने आए हैं, यदि इसमें कुछ कार्रवाई हुई तो ठीक है, नहीं हम कोर्ट जाएंगे और जनता की अदालत में जाएंगे, अनशन करेंगे, पर उसको सज़ा दिलवा के रहेंगे। हम दिलवा पाए नहीं दिलवा पाए, यदि हम मर गए तो आगे आने वाली पीढ़ी दिलवाएगी, कोर्ट दिलवाएगी, और ये आप रीवा देखेगा कि उसको सज़ा जरूर मिलेगी। वहीं इस गंभीर विषय को लेकर हमने रीवा कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव से बात की, तो उन्होंने बताया कि यह मामला गंभीर है। मीटिंग के दौरान इस मामले में कार्यवाही के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये कांग्रेस पार्षद आए थे आपके पास, लगातार इसका हाँ, उन्होंने मुझे अपना जो एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि जो नगर निगम क्षेत्र में होर्डिंग लगे हैं उसमें अधिकांश जो है अवैध हैं और उनके विरुद्ध जो है तत्काल कार्रवाई की जाए। और यह भी उन्होंने उल्लेख किया कि जो अभी हाल ही में एक दुर्भाग्यजनक बड़ी घटना घटित हुई है, वो भी अवैध होर्डिंग की वजह से हुई है। मैंने इस संबंध में आयुक्त नगर निगम जो है उनको पत्र लिखा है, वे इसकी विधिवत जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जितने भी अवैध होर्डिंग हैं, मैं पहले भी बैठक ले चुका हूं और उसमें मैंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवैध होर्डिंग किसी भी स्थिति में क्षम्य नहीं है, उन्हें तत्परता से विधिवत कार्रवाई करके हटाया जाए। कोरोना वायरस को देखते हुए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में 30 जून तक जारी रहेगा अवकाश। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह द्वारा 6 जून को आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए छात्रों एवं शिक्षकों के लिए 30 जून तक अवकाश घोषित किया जाता है, जो कि सभी शासकीय और अशासकीय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों पर भी लागू होगा। आपको बता दें कि पूर्व में जारी आदेश के मुताबिक 7 जून तक अवकाश घोषित किया गया था, जिसे बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। विद्यास्थली हायर सेकेंडरी विद्यालय में पौधरोपण मनगवा विधायक डॉक्टर पंचूलाल प्रजापति के मुख्य आतिथ्य में विवेकानंद नगर स्थित विद्यास्थली हायर सेकेंडरी स्कूल में पौधरोपण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान बतौर विशिष्ट अतिथि यातायात डीएसपी मनोज वर्मा भी मौजूद रहे। इसके अलावा इस अवसर पर डॉक्टर सुजय सिंह, पंकज पटेल, बंसीलाल साहू के अलावा स्कूल डायरेक्टर आर.के. साहू समेत अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी अभिराज ने की। विद्यास्थली हायर सेकेंडरी विद्यालय में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। वैसे वृक्षारोपण दिवस कल था और कल भी किया गया है, परंतु आज जो है विद्यास्थली विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया और यही सब लोगों से आशा की जा रही है कि सब लोग अपने अपने जहाँ भी घरों में हैं या स्कूलों में हैं या स्वास्थ्य विभागों में हैं, वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाए, क्योंकि इसके कारण से बहुत सारी चीज़ें हम सब लोगों के लिए लाभप्रद होती हैं और वायु में भी इसका असर रहता है। और हमारे वृक्षारोपण कार्यक्रम से ये बहुत सारी चीज़ें दवाइयों के काम में आते हैं वृक्ष, इमारती लकड़ियों के काम में आते हैं वृक्ष। और असल में मेन बात ये है कि जो वृक्ष हम सब लोग लगाते हैं तो वृक्ष से हमको ऑक्सीजन प्राप्त होता है। हम सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो निकालते हैं वो वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करके और हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं और इस कारण से हम लोगों का जीवन जो है तो बना रहता है। अगर जिस समय ये वृक्ष न हो तो इसके कारण से मनुष्य के लिए बहुत हानिप्रद रहेगा। इस कारण से हम सब लोगों को हर जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम करना चाहिए और ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ ही नहीं, सारे देशों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है।
और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। वर्दीधारी अब नहीं छू पाएंगे वरिष्ठ अधिकारियों के पैर, फोन पर भी चरण स्पर्श जैसी नहीं करेंगे बात। आईजी ने जारी किया फरमान, ऐसा करने पर होगी कार्यवाही। नगर निगम की महिला कर्मचारी की तानाशाही से परेशान कृष्णानगर मोहल्ले की महिलाएं पहुंची नगर निगम प्रशासक के पास, लगाई फरियाद। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण, 1 वर्ष की उपलब्धियां बताने पूर्व मंत्री ने की पत्रकार वार्ता। और यूनिक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के फर्जीवाड़े के खिलाफ जांच की मांग, सौंपा गया निगम प्रशासक को ज्ञापन। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।